राइट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और आपके स्कूल के बिट सेट के एग्ज़ाम में। वेस्ट बंगाल जेई और जो आंध्र प्रदेश में एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें भी फ्रिक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रिक्शन मैंने आपके सामने जो क्वेश्चंस रखे हैं ये बेसिकली जेई मेंस के क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर जगह जगह पे फ्रिक्शन वर्ड यूज़ करा गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे कि यहाँ देखिए आप, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन लिखा गया है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और यहाँ पे लिखा गया कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ब्लॉक्स हैं क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है वर्क डन का है, बट यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड अ बस, टायर ऑफ बस एंड रोड। तो आप देखेंगे कि जेई मेंस के अंदर और जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम है, बिटसेट, वेस्ट बंगाल जेई और आंध्र प्रदेश का जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर इंजीनियरिंग, उन सब में फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टर्म समझना, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मेथड आपको आना चाहिए। तो इस वीडियो का उद्देश्य जो है वो आपको आज फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट्स को समझाना है, थ्योरी को समझाना है, और उसके बेस पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और आप देखेंगे कि इस वीडियो के बाद आप बहुत सारे फ्रिक्शन के क्वेश्चन कर पाएंगे। ऑलरेडी मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है फ्रिक्शन की, जिसपे बहुत सारी थ्योरी और न्यूमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व्ड है। ये एक फ्रेश अप्रोच के साथ में लेके आया हूँ, थोड़ी सिंप्लीफाइड अप्रोच है, जिससे कि आप थोड़ा सिंपल वे में फ्रिक्शन को समझ पाएँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कीवर्ड्स मार्क कर रखे हैं: कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन बिटवीन टायर एंड द बस। तो आपको भी जो न्यूमेरिकल आप करेंगे उसके अंदर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन नज़र आएंगे, और आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन फ्रिक्शन का कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, फ्रिक्शन को समझते हैं और फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की अटेम्प्ट करते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है? देखिए, फ्रिक्शन इज, अगर आप ध्यान से देखें तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया है कि एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, देखिए दिस इज योर ब्लॉक, राइट। वो जो ब्लॉक था आपका, दिस इज योर ब्लॉक, एंड दिस ब्लॉक इस तरफ इसे खींचा जा रहा है, राइट। इस ब्लॉक को इस तरफ खींचा जा रहा है, और यहाँ पे आप देखिए कि इन्होंने एक डायग्राम इनलार्ज करा हुआ है। यहाँ पे जो ब्लॉक का सरफेस है ऑरेंज ये वाले रंग का, और नीचे जो सरफेस है, राइट, ये वाला, इसके बीच में इन्होंने ये कुछ दांत दिखा रखे हैं, राइट, दीज आर द टीथ। तो ये जो दांत हैं, ये जो सरफेस, दो सरफेस है, एक ब्लॉक का सरफेस है और एक नीचे वाला सरफेस है। ये दोनों बेसिकली लगते स्मूथ हैं, लेकिन स्मूथ होते नहीं हैं, और इन दोनों के नीचे इरेगुलरिटीज, माने स्मूथ सरफेस नहीं होता, और ये दोनों जो हैं एक दूसरे के अंदर अटके हुए हैं, राइट। वो जो एक दूसरे के अंदर अटके हुए हैं, ये डायग्राम में वो दिखाया जा रहा है। जो ब्लॉक है उसको राइटवर्ड खींचा जा रहा है, और फ्रिक्शन आप देखिए इसके लेफ्ट साइड पे लग रहा है। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है? किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हम फ्रिक्शन है और अगर आप किसी ब्लॉक को एक्सटर्नल फोर्स F से खींचेंगे तो आपका हो सकता है मोशन, या तो ब्लॉक चल पड़ेगा, अगर ब्लॉक चल पड़ेगा तो भी फ्रिक्शन आएगा। अगर एक्सटर्नल फोर्स, ये वाली फोर्स इस ब्लॉक को हिला नहीं पाती, राइट, इट इज नॉट एबल टू मूव दिस ब्लॉक, तो हम बोलेंगे अटेम्प्टेड मोशन। आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन हिला नहीं पा रहे, उस केस में भी फ्रिक्शन आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर मूव करेगा, जैसे ये एक सिचुएशन है, राइट, ये ब्लॉक है और ये एक दूसरे ब्लॉक के ऊपर है, अगर ये मूव करेगा इसके ऊपर, मतलब इनके बीच में क्या होगा? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन
एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर हिलने लग गया क्योंकि आपने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई है, ये फोर्स से खींच रहे हैं आप इस ब्लॉक को। तो ये वाला जो फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन विच इज बिटवीन टू सरफेसेस, ये होगा। और अगर ये ब्लॉक नहीं हिला तो फ्रिक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कोशिश भी कर रहे हैं हिलाने की लेकिन हिला नहीं पा रहे, तब भी फ्रिक्शन होगा। ये पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक है और आप इस ब्लॉक को खींच रहे हैं लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक इसके साथ ही जा रहा है और मूव नहीं कर रहा, ये वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं करा। जब भी आप वर्ड स्लाइड भी देखें तो आप समझ लीजिए फ्रिक्शन आ गया स्लाइडिंग वर्ड में भी, राइट। तो कई बार क्या होगा कि मान लीजिए ये आपका नीचे वाला जो ब्लॉक है और ये ऊपर वाला ब्लॉक है, राइट। आपने इसको खींचा तो ये ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड हो गया, हिल गया। और कई बार ये ब्लॉक नहीं हिलेगा, दे विल मूव टुगेदर, दे विल मूव टुगेदर। फोर्स आपने यहां लगाई है और ये वाला ब्लॉक हिला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, यहां पे फ्रिक्शन है। तो दोनों ही केस में चाहे रिलेटिव मोशन हो, माने ब्लॉक हिल जाए या ब्लॉक ना हिले, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे, ये एक्सटर्नल फोर्स आप लगा रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। दोनों ही केस में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। अटेम्प्टेड मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप कोशिश कर रहे हैं हिलाने की लेकिन हिला नहीं पा रहे, तो भी यहां पे फ्रिक्शन जनरेट होगा। अब उसका नाम क्या होता है, और जब मोशन स्टार्ट हो जाता है ऊपर वाले ब्लॉक का, मान लो ये ब्लॉक हिलने लग गया इसके ऊपर, तब भी फ्रिक्शन है, मैंने बोला है। तो दोनों अलग टाइप के फ्रिक्शन होते हैं लेकिन फ्रिक्शन तो होता ही है। और फ्रिक्शन माइक्रोस्कोप से देखने पे इस वजह से है क्योंकि दोनों सरफेसेस इर्रेगुलर और नॉन स्मूथ हैं और उनके बीच में इस तरह के इर्रेगुलरिटीज होती हैं, दांत होते हैं जो एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं। तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फ्रिक्शन के बारे में और डिटेल्स। अब आपने बहुत सारे डायग्राम में देखा होगा इस तरह का डायग्राम, राइट। ये बहुत फेमस डायग्राम है। यही डायग्राम जो है बेसिकली आप देखिए, यहाँ पे एक फोर्स लग रही है ऊपर वाले ब्लॉक पे और आप फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, फ्रिक्शन देखिए राइट साइड पे आया। फ्रिक्शन और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा उल्टी होती है एक दूसरे से। जैसे आप पिछले के अंदर जाइए, फोर्स ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में लग रही है, ये एरो से आपको दिख रहा है। फ्रिक्शन देखिए उल्टी डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में होता है। अगर फोर्स यहां पे है तो फ्रिक्शन इन दोनों के बीच में यहां पे होगा। अगर फोर्स यहां पे लग रही है तो फ्रिक्शन देखिए यहां पे है। तो एक एक्सटर्नल फोर्स का होना बहुत जरूरी है जो या तो मोशन प्रदान करे या अटेम्प्ट टू मोशन प्रोवाइड करे। अटेम्प्ट, कोशिश करे, हिला ना पाए अलग बात है। तो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है that opposes the relative motion or tendency of such motion of two surfaces in contact। फ्रिक्शन के लिए दो सरफेसेस का कांटेक्ट में होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चनों में ये ब्लॉक्स होते हैं, ये सरफेसेस आर इन टच विद ईच अदर, राइट। ये एक ब्लॉक है, ये इस तरह से भी 3D में दिखा सकता हूं मैं। ये एक ब्लॉक है, इसके नीचे एक और ब्लॉक है, ये देख लीजिए, राइट। तो ये ब्लॉक हो गया, ब्लॉक ओवर ब्लॉक हो गया, इसका सरफेस है और इस ब्लॉक के नीचे भी एक सरफेस है, राइट। तो ब्लॉक ओवर ब्लॉक तो एक ऐसी टेंडेंसी जो अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। मतलब अगर आप इसे यहां हिलाना चाहेंगे तो इन दोनों के बीच में, ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ब्लॉक नंबर 1 ब्लॉक नंबर 2 के ऊपर चलने लग जाएगा तो रिलेटिव मोशन आ गया इन दोनों के बीच में। बट इस रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए यहां एक फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर आप इसे खींच रहे हैं यहां से और आप हिला नहीं पा रहे, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया, तब भी फ्रिक्शन आएगा। अगर आप टेंडेंसी भी पैदा कर रहे हैं एक्सटर्नल फोर्स से, कोशिश कर रहे हैं, हिला नहीं पा रहे,
रिलेटिव मोशन नहीं है लेकिन फ्रिक्शन तब भी आएगा। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो अपोज करती है, उल्टी डायरेक्शन में लगती है उस फोर्स के जो बॉडीज के बीच, सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन पैदा करती है या रिलेटिव मोशन को पैदा करने की कोशिश करती है, उस टेंडेंसी को पैदा करने की कोशिश करती है उन दो सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट में एक दूसरे से। इन दोनों का सरफेसेस का कांटेक्ट में होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रिक्शन के लिए दो सरफेस चाहिए होते हैं, याद रखिए। अगर ये अर्थ है और ये ब्लॉक है, राइट, आप इसे धक्का दे दीजिए, थोड़ी देर में ये रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा। तो आपने जितना भी वर्क डन करा वो सारा का सारा फ्रिक्शन जो है उसे यूटिलाइज कर लेगा और रोक देगा। अंडरस्टूड? जैसे कि हम अपने हाथ को रब करते हैं, राइट, वी रब अवर हैंड्स, हाथ गर्म हो जाता है क्योंकि हम रिलेटिव मोशन पैदा कर रहे हैं दोनों सरफेसेस के बीच में। एक सरफेस को मैं रोक भी देता हूं, मैं हाथ को ऐसे अगर करता हूं तो भी आप देखेंगे कि हाथ गर्म हो जाता है क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है वो सारा का सारा डिसिपेट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को समझना बहुत जरूरी है। जेई मेंस में इसके क्वेश्चन, बिट सेट में, वेस्ट बंगाल जेई के अंदर, आंध्र प्रदेश के एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, कि जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, फ्रिक्शन जो है मैकेनिक्स में एक सेंट्रल आई टॉपिक है जिसके ऊपर जरूर क्वेश्चन आते हैं। सिंपल टॉपिक होता है, टर्मिनोलॉजीज बहुत सारी हैं, पहले समझ लें कि फ्रिक्शन होता क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं और फ्रिक्शन के बारे में और डिटेल पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो मैं आपको बता रहा था दो टाइप के सिचुएशन है, एक जिसमें रिलेटिव मोशन हो जाता है और एक फ्रिक्शन आ जाता है, मतलब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर चल पड़ता है। एक सिचुएशन होती है जहां पे ब्लॉक, ये मान लीजिए ब्लॉक है, राइट, दिस इज द ब्लॉक, और इसके नीचे एक ब्लॉक है। आपने यहां 5 न्यूटन की फोर्स लगाई लेकिन ये ब्लॉक हिला नहीं, इसको जनरली स्लाइड करना चाहिए था, ये दो सरफेसेस टच में है, आपने 5 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहां पे ये आप हिला नहीं पाए, तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हुआ लेकिन टेंडेंसी तो है स्लाइड होने की, कोशिश तो कर रहा है वो उसके ऊपर स्लाइड होने की। ए ब्लॉक wants to slide over B block but is not able to स्लाइड कर नहीं पा रहा। ऐसी सिचुएशन में भी फ्रिक्शन आता है। जो फ्रिक्शन तब आता है जब रिलेटिव मोशन नहीं होता लेकिन टेंडेंसी होती है, उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। आप 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं लेकिन ए ब्लॉक बी ब्लॉक के ऊपर स्लाइड नहीं कर रहा क्योंकि यहां पे एक स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा हो चुका है। वो उसी टाइम पे पैदा हो गया था जब आपने 5 न्यूटन्स की फोर्स लगाई थी। अगर आप यहां पे मान लीजिए 3 न्यूटन लगा लेते हैं और कम लगा लेते हैं तो यहां पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन बेसिकली जो होता है वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो एडजस्ट करता रहता है। आपने मान लीजिए 5 न्यूटन लगाया, नहीं हिला, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन ही होगा, हिलने नहीं देगा। 5 न्यूटन इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अगर एक बॉडी के ऊपर 5 न्यूटन फोर्स इधर से लग रही है और फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है 5 न्यूटन, कहां से आ रही है फ्रिक्शनल फोर्स? दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं उनके बीच में जो दांत हैं, जो इरेगुलरिटीज हैं, वहां फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन जो है इस ब्लॉक को हिलने नहीं देगा। अंडरस्टूड? तो जब आप बॉडी को हिला नहीं पा रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल, लेकिन बॉडी हिल नहीं पा रही बिकॉज ऑफ अ फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए, प्रिवेंट देम फ्रॉम मूविंग। स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या काम है? ये हिलने ही नहीं देता, होता है छुपा हुआ लेकिन हिलने नहीं देता। और इसको जब तक ओवरकम आप नहीं करेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन को, बॉडी मोशन में नहीं आएगी। तो पहले टाइप का फ्रिक्शन जो न्यूमेरिकल्स में होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो पहचानने की कोशिश करें कि इस समय जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्टैटिक है या काइनेटिक है। अब आते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर। अब वही सिचुएशन में ले लेता हूँ, मैंने ये ए ब्लॉक लिया और उसके बाद मैंने इसको बी ब्लॉक के ऊपर रखा। यहाँ मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, उसके बाद मैंने 6 न्यूटन फोर्स लगाई, तो भी ये ब्लॉक नहीं हिला।
यहाँ मैंने 7 न्यूटन फोर्स लगाई, नहीं हिला। ये वाला ब्लॉक मैंने इसको 8 न्यूटन कर दिया, 9 न्यूटन कर दिया, 10 न्यूटन। जैसे ही मैंने 10 न्यूटन से बढ़ाया, ये ए ब्लॉक हिल गया। तो यहाँ पे जो अब फ्रिक्शन हिलने के बाद जो पैदा हुआ, माने रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच में शुरू हो चुका है, और उस रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला जो फ्रिक्शन है, देखिए फ्रिक्शन का क्या काम है, ऑपोजिशन देना, उल्टा काम करना। अगर आप इस तरफ धक्का लगाएंगे तो फ्रिक्शन हमेशा उल्टी डायरेक्शन में रोकने की कोशिश करता है। अब आप 10 न्यूटन के बाद इस ब्लॉक को हिला पा रहे हैं, तब भी फ्रिक्शन आ जाएगा, और ये आएगा फ्रिक्शन क्योंकि ये मोशन में है। ए अब मोशन में आ चुका है, पहले तो मोशन में आ ही नहीं रहा था। अब जो फ्रिक्शन आया इन द केस कि दोनों ए ब्लॉक इज स्लाइडिंग ओवर ब्लॉक बी, ऐसे फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब है मोशन। जो फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में होता है, जब दो सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो गया, मान लीजिए ये ब्लॉक भी हिल रहा है और ये ब्लॉक भी हिल रहा है, दोनों ब्लॉक हिल रहे हैं, और यहां पे फ्रिक्शन है, मतलब वो इरेगुलरिटीज हैं, सरफेस स्मूथ नहीं है, तो दोनों ब्लॉक जो हैं एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं। नीचे वाला ब्लॉक ऊपर वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि ये वाला ब्लॉक राइटवर्ड मूव करना चाहता है। आप नीचे वाले ब्लॉक को एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहे हैं, तो ऊपर वाला ब्लॉक इसको इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन देगा, राइट। देखिए ये दोनों फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बॉडीज उल्टी डायरेक्शन में है। ऊपर वाली बॉडी राइटवर्ड है तो फ्रिक्शन लेफ्टवर्ड है, नीचे वाली बॉडी को आप लेफ्ट की तरफ खींच रहे हैं तो उसके ऊपर फ्रिक्शन जो है राइटवर्ड है। और ये दोनों फ्रिक्शन F और F जो दो ब्लॉक्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, ये म्यूचुअल होता है। जितना फ्रिक्शन, अगर आप इस बॉडी A को खींच रहे हैं और ये ब्लॉक के ऊपर एक फ्रिक्शन आ रहा है, बिकॉज ये दोनों टच में एक दूसरे के, सॉरी मैं यहाँ पे एक फ्रिक्शन आ गया, तो अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ये मेरा ब्लॉक A है, आपने इसको खींचा, यहाँ ये फ्रिक्शन आया, उतना ही फ्रिक्शन नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर भी लगेगा, लेकिन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये आपको पता होना चाहिए कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है, जब दो सरफेसेस के बीच में होती है तो इट एग्जिस्ट एज अ पेयर, अकेले नहीं होती है। तो नीचे वाले सरफेस के ऊपर भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी जो ऊपर वाला ब्लॉक देगा, राइट। दोनों एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए, जैसे कि मैं आपको स्लाइड नंबर 1 पे वापस ले जाता हूं, इस वाली स्लाइड के ऊपर, यहां पे अगर ये फ्रिक्शन इस ब्लॉक के ऊपर लग रहा है, क्योंकि आपने इसको राइटवर्ड खींचा है तो फ्रिक्शन यहां पे लग रहा है, तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर भी फ्रिक्शन लगेगा। ऊपर वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक को इस तरफ फ्रिक्शन देगा, वापस इसको भी धक्का देगा, राइट। तो इट इज ऑलवेज दोनों ब्लॉक्स, दोनों सरफेसेस एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शन लगाते हैं, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, आप देख सकते हैं, और नीचे वाले ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में लग रहा है। ये क्लैरिटी आपको बिल्कुल होनी चाहिए, फ्रिक्शन किस डायरेक्शंस में लगते हैं। तो आज मैंने तय करा है, मैं आपको फ्रिक्शन के बारे में सब कुछ बता दूंगा। ऐसे बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं, ये थोड़ा मैंने स्लाइड फॉर्मेट में बनाया है जिससे कि थोड़ी आपको सुविधा हो इसको समझने में। आइए वापस चलते हैं। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, दो तरह के फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है तब पैदा होता है जब ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्टार्ट हो चुके हैं चलना, रिलेटिव मोशन है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, ये रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रोकता है। अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड कर रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन उसको फाइनली रोकने की कोशिश करती है, उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगा के। स्टैटिक फ्रिक्शन कब होता है, जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर होता है लेकिन अभी मोशन नहीं स्टार्ट हुआ है, और आपको जब तक आप स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर लेते तब तक जो है स्टैटिक फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा, काइनेटिक के वाले रीजन में आप नहीं जा पाएंगे।
तो इस तरह से आपको सोच रहे हैं कि जब हम बॉडीज के ऊपर फोर्स लगाते हैं, सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन पैदा होता है। हम शुरू में थोड़ी सी फोर्स लगाते हैं और ब्लॉक हिल नहीं पाता, तो सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन आता है। फिर हम फोर्स को धीरे 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 बढ़ाते हैं। जब मैं फोर्स की बात कर रहा हूं तो मैं एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूं। तो ये मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहा हूं, राइट, इसको मैं बढ़ाता जाता हूं, आई कीप ऑन इंक्रीजिंग इट। एक पॉइंट आता है जब ये वाली फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेती है और ये ब्लॉक हिलने लग जाता है। जब ये ब्लॉक हिलने लग जाता है तब जो फ्रिक्शन पैदा होता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी हिलने लग जाती है। तो दो तरह के फ्रिक्शन है। जब भी आप कोई न्यूमेरिकल देखे, जेई का या बिटसेट का या किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, आप ध्यान रखिए कि सिचुएशन में इस समय क्या इज देयर अब सिचुएशन जहां दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही हैं या टुगेदर ही हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं, जेई का एक न्यूमेरिकल है ये वाला। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें, ये लिखा है द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। तो यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इन दोनों के बीच में, राइट, देखिए अगर आप इसको खींचेंगे राइट साइड पे, राइट, और यहां पे अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन ये तो देखिए मोशन में आ गया मान लीजिए, राइट, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, राइट। स्मूथ सरफेस का मतलब होता है कोई फ्रिक्शन नहीं है यहां पे। तो अगर आप यहां पे फोर्स लगाएंगे तो ये चल पड़ेगा, लेकिन इसके ऊपर एक फ्रिक्शन है, राइट, और ये बोलता है कि ये फ्रिक्शन जो है इस तरह का है कि ये दोनों दे मूव टुगेदर, मतलब यहां पे रिलेटिव मोशन नहीं है। तो यहां काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो इस वाले ब्लॉक के ऊपर वाली साइड पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और इस वाले ब्लॉक पे क्योंकि ये तो मूव नहीं करा, राइट, इट इज नॉट मूविंग, दे आर मूविंग टुगेदर। अगर ये मूव करता तो लिखते यहां पे स्लाइड हो रहा है, इसके ऊपर भी स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है, सॉरी, इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये मूव नहीं कर रहे। तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि क्या हो रहा है। इफ दे आर मूविंग टुगेदर, अगर ये दोनों ब्लॉक्स टुगेदर हैं तो इन दोनों के बीच में मोशन नहीं है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होने का सवाल ही नहीं उठता। इस वाले क्वेश्चन में देखिए आप, राइट, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक, ये सरफेस है और ये ब्लॉक है। अब मोशन स्टार्ट हो चुका है, तो कौन सा फ्रिक्शन है, काइनेटिक। ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, टेंशन होगी, टेंशन इसे खींचेगी, यहां पे एक फ्रिक्शन आएगा, ये हिल चुका है। अगर ये हिल गया है तो जो सरफेस और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन होगा दैट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको देखना पड़ता है कि दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन है कि नहीं है, कहीं वो दोनों टुगेदर मूव तो नहीं कर रहे हैं, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन का केस बन जाता है। तो छोटे छोटे पॉइंट है, फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते वक्त आपको पहले पढ़ते हुए देखना है कहां पे रिलेटिव मोशन हुआ है, तो वहां पे काइनेटिक फ्रिक्शन है। जहां रिलेटिव मोशन नहीं हुआ, सिर्फ टेंडेंसी है, कोशिश करी जा रही है लेकिन हिला नहीं पा रहे, वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। और कई क्वेश्चन के अंदर फोर्स को बढ़ाते जाते हैं, एक ऐसे लेवल पे ले आते हैं जहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया जाता है और काइनेटिक वाले रीजन में चले जाते हैं और बॉडी हिलने लग जाती है। तो उस केस में आप शुरू में काइनेटिक फ्रिक्शन का, स्टैटिक फ्रिक्शन का यूज करेंगे, सॉरी, और जब बॉडी हिलने लग पड़ेगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन का यूज करेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको पॉइंट समझ में आया, किस तरह से आपको ये स्टैटिक और काइनेटिक की नॉलेज यूज करनी है इन एक्चुअल प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अब आपने डायग्राम देखा ये वाला, राइट, इसके अंदर आपने एक फोर्स देखी, ये वाली नॉर्मल फोर्स, एक आपने देखा वेट। अब ये वाला ब्लॉक अपना वेट इस वाले ब्लॉक के ऊपर लगा रहा है, देखिए ऊपर से इसका वेट आ रहा है, ये वेट आ रहा है इस ब्लॉक का इसके ऊपर। अगर आप किसी भी चीज के ऊपर अपना उसको वेट देंगे तो वो वाली जो नीचे वाला ब्लॉक है वो भी आपको नीचे से एक रिएक्शन देगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अब हमें फ्रिक्शन को कैलकुलेट भी करना है।
हमें ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन होता है, एक टेंडेंसी होती है, रिलेटिव मोशन हो जाता है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन है। अगर सिर्फ टेंडेंसी है, मोशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं? हाउ डू यू कैलकुलेट फ्रिक्शन? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी, जिसके ऊपर आप फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि यहां पे मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है एफ इसके ऊपर, और मैं बार बार बोल रहा हूं यहां फ्रिक्शन है, मान लीजिए स्लाइड करना शुरू कर गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन का केस है, लेकिन लोगों ने बोला फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, कैलकुलेट कैसे करें? बहुत सिंपल है। आप देखिए इस ब्लॉक का वेट यहां पे mg है, ये नीचे वाले सरफेस को, जो रफ सरफेस है, mg से दबा रहा है, तो नीचे वाला सरफेस भी इसको वापस दबाएगा, राइट? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अर्थ इसको नीचे mg से खींच रही है, और इसके ऊपर अर्थ जो है वापस रिएक्शन दे रही है, मतलब ये अर्थ को mg से दबा रहा है और अर्थ इसको ऊपर वापस नॉर्मल रिएक्शन दे रही है n। एंड न्यूमेरिकली क्योंकि ये ऊपर उड़ के तो चला नहीं गया, तो वर्टिकल फोर्सेस माने वाई एक्सिस में फोर्सेस बराबर हैं, तो n इज इक्वल टू n mg। तो जो इसका वेट था वही इसका नॉर्मल रिएक्शन है। इस केस में हर बार ट्रू नहीं होता, कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको नॉर्मल रिएक्शन। तो अब आपको कैलकुलेट क्या करना है कि फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फ्रिक्शन होता क्या है समझ में आ गया, कितने प्रकार के फ्रिक्शन होते हैं ये भी समझ में आ गया, लेकिन ये समझ में अभी भी नहीं आया कि फ्रिक्शन को कैलकुलेट कैसे करें। फ्रिक्शन को कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए होता है नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो अगर आपकी ये बॉडी है, अगर ये एक अर्थ के ऊपर पड़ी हुई है, इसका वेट मान लीजिए 5 किलोग्राम मास है, और अर्थ को ये दबा रही है, नीचे वाले सरफेस को, ये अर्थ है, बाय 5 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 49 न्यूटन। तो अर्थ भी इसको वापस 49 न्यूटन से दबा रही है, वापस पुश कर रही है। ये जो वापस जो फोर्स आती है जब दो सरफेसेस एक दूसरे के टच में होते हैं, ऐसी फोर्स को बोलते हैं नॉर्मल। परपेंडिकुलर है क्योंकि ये देखिए ये परपेंडिकुलर है, बिल्कुल राइट एंगल पे आ रही है, ऐसी फोर्स को बोलते हैं तो नॉर्मल फोर्स। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये निकालनी है, मैंने बोला ये कैलकुलेट करना है। इट इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो लोगों ने बोला अब नॉर्मल रिएक्शन को बढ़ाना है मुझे, तो अब एक काम करिए, इस 5 kg के ब्लॉक को 20 न्यूटन अपने ही हाथ से और तेज दबाइए इसको, तो क्या होगा, तो जो आपका ये जो 49 न्यूटन है ये बढ़ के 20 और हो जाएगा, और अब आप अर्थ को 69 न्यूटन से प्रेस कर रहे हैं। 5 किलो तो इसका अपना वेट है, राइट, मास है, तो वो 49 न्यूटन में कन्वर्ट हो गया mg, प्लस 20 न्यूटन आप खुद भी लगा रहे हैं धक्का। तो जो सरफेस नीचे है ये वाला, उसको कितनी महसूस हो रही है वर्टिकल फोर्स? 69 न्यूटन। इट इज फेसिंग अ 69, उसको लग रहा है मुझे 69 न्यूटन से दबा रहा है, दबाया जा रहा है। तो वो एक्शन एंड रिएक्शन, न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, वो वापस रिएक्शन भी 69 न्यूटन का देगी। तो नॉर्मल जो रिएक्शन होगा दैट विल बिकम 69। सो पहले केस के अंदर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थी दैट वाज प्रोपोर्शनल ओनली टू 49 न्यूटन, ये वाला। आपने जब 20 न्यूटन और भी जोर से उसको दबाया, तो अब आपका जो नॉर्मल जो आपकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज प्रोपोर्शनल टू 69 न्यूटन। माने नॉर्मल फोर्स से डिसाइड होता है कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी। समझ में आ रहा है आपको? आप ये वाली जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, जो टेंडेंसी को अपोज करती है मोशन की, उसकी कैलकुलेशन करी जाती है विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल फोर्स। अंडरस्टूड? ये समझ में आ रहा है आपको? उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल करना आसान होगा। हमें देखिए ये तो समझ में आता है कि हम इस डायरेक्शन में खींचेंगे बॉडी को
तो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में आएगी फ्रिक्शन की। लेकिन फ्रिक्शन का जो मैग्नीट्यूड है भाई, उसको सॉल्व करना है, कहां से निकालें फ्रिक्शन को, कैलकुलेट कैसे करें? नॉर्मल रिएक्शन की मदद से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट होती है। मान लीजिए आपकी ये दीवार है, यहां पे आपने एक ब्लॉक लिया, यहां इसको प्रेस करिए, देखिए वेट तो नीचे है, नीचे तो सरफेस है नहीं, यहां प्रेस करिए आप इसको 100 न्यूटन से, तो ये वाला जो सरफेस है इसको 100 न्यूटन का धक्का आएगा, ये सरफेस इस ब्लॉक को भी 100 न्यूटन वापस देगा एज अ नॉर्मल रिएक्शन। और ये वेट है, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वेट जो है यहां पे रिलेटिव मोशन पैदा कर रहा है इस जगह पे जहां पे वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जो तो ब्लॉक नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, राइट? द ब्लॉक वांट्स टू गो डाउन। तो ये देख रहे हैं अब दो सरफेस एक दूसरे के टच में है, देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो अगर ब्लॉक नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ वेट, फ्रिक्शन जो है अपवर्ड एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन देखिए ये अपवर्ड एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन ये है कितना, लेकिन वो तो समझ में आ गया कि वेट नीचे जा रहा है। फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू 100 न्यूटन। फ्रिक्शन हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है, राइट? इसको एब्जॉर्ब करिए, इसको डाइजेस्ट करिए इस पॉइंट को कि फ्रिक्शन निकालने के लिए मुझे हमेशा नॉर्मल फोर्स चाहिए होगी। पहले फ्रिक्शन डिसाइड करना है स्टैटिक है या काइनेटिक है, उसके बाद डिसाइड करना है नॉर्मल फोर्स कौन कौन सी है। कई बार एक ही ब्लॉक के ऊपर, जैसे मैंने आपको दिखाया 20 न्यूटन और उसका अपना वेट, कई नॉर्मल फोर्सेस होती हैं। जनरली एक ही होती है लेकिन कई बार ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे जैसे न्यूमेरिकल कॉम्प्लिकेटेड होता है। पहचानिए नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। इफ यू आर एबल टू एस्टैब्लिश द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक, then your job becomes very simple. You are able to calculate the force of friction. तो force of friction, अब मैं पीछे जाता हूं, देखिए जैसे कि ये वाला सिचुएशन है, आप नोट कर रहे हैं क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एन। तो देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन छोटे एफ से लिख रहा हूं मैं, इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिकम्स इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। ये है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अगर सिचुएशन स्टैटिक वाली है, या इसको बोलते हैं म्यू के। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगर हम लिखें म्यू एस, then it is coefficient of static friction. अगर हम म्यू के लिखें then it is coefficient of kinetic friction. तो ये तो आपको पहले ही तय करना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल के अंदर क्या हो रहा है, क्या बॉडी हिल रही है, तो वो आप कैलकुलेशन जो है काइनेटिक फ्रिक्शन की करेंगे। अगर बॉडी हिल नहीं रही है और आप कोशिश कर रहे हैं बॉडी को एक्सटर्नल फोर्स से हिलाने की, तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन दोनों ही केस में the frictional force is proportional to normal reaction. Kinetic friction जब आप कैलकुलेट करते हैं, वो फ्रिक्शन जब बॉडी हिलने लग पड़ती है एक दूसरे के ऊपर, then you calculate kinetic friction is equal to mu k n, and the static friction जब बॉडी हिल नहीं पाती, it is known as mu s n. Always remember कि जो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो छोटा होता है कंपेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में देखिए आप बॉडी पे दम लगाते जाते हैं तब तक जब तक वो हिल नहीं जाती। मोशन में लाने के लिए बॉडी को स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना पड़ता है। जब तक आप इस फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं करेंगे, बॉडी आपकी मोशन में आएगी नहीं, राइट? और जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो आपको गियर बदलना है और ये वाला फॉर्मूला यूज करना है काइनेटिक। तो कई न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको दोनों टाइप के कोफिशिएंट दे रखे होंगे, आपको इंटेलिजेंटली चुनाव करना है कि इस सिचुएशन में अब बॉडी हिली नहीं है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, अब बॉडी हिल पड़ी है, चल पड़ी है, रिलेटिव मोशन है, तो मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा ज्यादा होता है, और स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन
डिपेंड किस चीज़ पे करते हैं? ऑब्वियसली आप फॉर्मूला अगर देख रहे हैं तो ये तो समझ में आ ही रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय द फ्रिक्शन फोर्स जनरेटेड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। ये तो समझ में आ ही रहा है हमको, लेकिन फिजिकली ये डिपेंड करता है कि सरफेस कौन कौन से इन्वॉल्व है। मान लीजिए वुड और आइस है, तो इनका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फिक्स्ड होता है, इट्स अ रेशियो, डायमेंशनलेस रेशियो है। ये भी न्यूटन में है, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन जो बॉडी के ऊपर है वो भी न्यूटन में है। तो इट्स अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट कह सकते हैं फॉर टू सरफेसेस। दो सरफेसेस कोई भी हो सकते हैं, लोहा हो सकता है, बर्फ हो सकती है, लक्कड़ हो सकती है, लोहा हो सकता है, ग्लास हो सकता है, ग्लास के ऊपर लेदर हो सकता है। तो कोई भी दो सरफेसेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल्स का फिक्स्ड होता है। वो आपको चार्ट देखना पड़ेगा और चार्ट के हिसाब से न्यूमेरिकल में तो दे ही रखा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये न्यूमेरिकल जेई के न्यूमेरिकल के अंदर अगर आप देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन देखिए 0.02, इट्स अ वेरी स्मॉल फ्रिक्शन। कहने का मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 0.02, मतलब 2/100। सो 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन, 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन 2 न्यूटन की काइनेटिक फोर्स पैदा कर रहा है। 100 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे होता है, याद रखिए। नॉर्मल रिएक्शन इज परपेंडिकुलर और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन में है, नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है। तो एक बॉडी के ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, एक उसका वेट लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है उसके ऊपर, राइट? तो आप बहुत ध्यान से न्यूमेरिकल सॉल्व करें, देखें कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया होता है। यहां पे देखिए जेई के क्वेश्चन में 0.5 दे रखा है, इस क्वेश्चन में आप देखिए 0.04। देखिए ज्यादातर जो छोटी वैल्यूज हैं 0.04। अब ये बस जो है ये चल रही है, राइट, इट इज मूविंग, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का केस है। मैं इस न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, टू मेंटेन अ स्पीड, इसका मतलब बस चल रही है रोड के ऊपर, तो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है काइनेटिक है। जनरली देखिए बहुत छोटी वैल्यू है। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन द कॉन्ट्ररी इज वेरी लार्ज एंड द एज आई टोल्ड यू, जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन जो है, इट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ सरफेस, फिक्स्ड नहीं होता ये। फॉर टू सरफेसेस इट इज फिक्स्ड। अगर दो सरफेस आपको पक्का कर दिए गए कि ये लोहा और लक्कड़ है, तो इनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड होता है कोफिशिएंट, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी फिक्स्ड होता है इन दोनों के बीच में। अगर आप सरफेस बदल देंगे तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी आपको बदलना पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन जो बच्चों के दिमाग में है, राइट, ये वाली देखिए, ये गलत है। अगर आप एक बड़ा ब्लॉक लेते हैं जिसके सरफेस बहुत बड़ा है नीचे, और कंपेयर कर लीजिए दूसरे ब्लॉक के साथ जिसका सरफेस बहुत छोटा है, लेकिन मान लीजिए दोनों का वेट बराबर है, दिस इज 10 kg, दिस इज 10 kg, तो इससे जो वेट है वो है 10 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 98 न्यूटन। इधर भी 98 न्यूटन है, लेकिन दोनों के सरफेस एरिया जो टच हो रहे हैं नीचे वाले सरफेस से अलग अलग है। इसमें देखिए बड़ा सरफेस एरिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लिखा है लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया ऑफन रिजल्ट्स इन मोर फ्रिक्शन। ये रीजनिंग असर्शन में क्वेश्चन आ सकता है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। लार्जर कॉन्टैक्ट एरिया फ्रिक्शन इज ओनली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, माने 98 न्यूटन्स के प्रोपोर्शनल होता है। एरिया तो फॉर्मूले में आता ही नहीं है, तो ये गलत है। फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन नॉर्मल फोर्स एंड इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि म्यू उससे डिसाइड होता है। म्यू इज डिसाइडेड बाय द टाइप ऑफ मटेरियल विच आर इन टच विद ईच अदर। तो ये याद रखिए कि सरफेस एरिया को कोई लेना देना नहीं है, ये कंफ्यूज करने के लिए बोला जाता है। अगर मैं आपको पहले डायग्राम की तरफ ले जाऊं, ये वाले, तो यहां तो बहुत बड़ा सरफेस एरिया है इन दोनों के बीच में। देखिए कितना बड़ा ब्लॉक है ये वाला, दिस इज सच अ बिग ब्लॉक, और इतना बड़ा ब्लॉक, इतना नीचे सरफेस है उसके, इतना बड़ा सरफेस है,
इसका मतलब क्या यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होगा? नहीं होगा। फ्रिक्शन सिर्फ इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये जिस फोर्स से दबा रहा है नीचे वाले सरफेस को, और नीचे वाला सरफेस इसको कितना नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। फ्रिक्शन इज जस्ट गोइंग टू बी डिपेंडेंट ऑन म्यू एन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ओनली डिपेंडेंट ऑन म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। इसमें एरिया कहां पे आया है? कहां लिखा है मैंने? म्यू एन इनटू एरिया। देयर इज नो एरिया इन्वॉल्वमेंट। चाहिए ब्लॉक उतना ही वजनी होता, उतना ही बड़ा होता, लेकिन इसका साइज छोटा भी होता सॉरी, तब भी द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड हैव रिमेन्ड सेम। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन साइज पे डिपेंडेंट नहीं होती है बिल्कुल भी। इट हैज नो डिपेंडेंसी ऑन द साइज, कितना एरिया टच में है। तो ये एक मिसलीडिंग नोशन है बच्चों के दिमाग में, इसको हटा लीजिए। बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर रीजनिंग असर्शन दी जा सकती है जहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए एरिया बड़ा दिखाए, आप उसको इग्नोर कर दें और सिर्फ नॉर्मल फोर्स और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन के ऊपर ही सिर्फ दिमाग लगाएं अपना। ऑल राइट, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया था। रफ सरफेस का होना, सरफेस कितना ही स्मूथ नजर आए आपको, होता रफ ही है। बिल्कुल आइडियली स्मूथ सरफेस नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। वही जो हमने शुरू में डायग्राम देखा, ये वाला, राइट, ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं इनके बीच में देखिए ये रफ सरफेस एक दूसरे के अंदर अटके हुए हैं, ये वाले, राइट, एक तरह से दांत हैं जो एक दूसरे के अंदर अटक गए हैं ऐसे, राइट। सो दैट क्रिएट्स फ्रिक्शन, द रफनेस ऑफ द सरफेस, राइट। कोई अब चीज को फेंकते हैं नीचे जमीन पे, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है, क्यों? क्योंकि दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन होता है। और वो कहां से आता है? सरफेस के अंदर के दांत जो होते हैं, इरेगुलरिटीज, वो एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं, तो बॉडी जो है रुक जाती है। मटेरियल की प्रॉपर्टी में भी होता है। अब देखिए जैसे कि आप घर के अंदर ग्रेनाइट मार्बल होता है और नॉर्मल टाइल होती है, तो देखिए काफी स्लिपरी होती है, तो मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है डेफिनेटली। लेकिन अगर आप पुराना मार्बल है आपके घर में या पुराना फर्श है, उसके ऊपर इतना ज्यादा फ्रिक्शन नहीं होता, तो मटेरियल जो है मटेरियल पे भी डिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर, ये आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ थोड़ी नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए, इसको आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आइए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को एक बार दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इट इज बेसिकली द फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, राइट। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये रेशियो ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करती है, राइट। और म्यू से रिप्रेजेंटेड होती है। दो तरह के हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दो तरह के म्यू होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। एक जो मैंने आपको पॉइंट बताना था वो ये था कि नॉर्मल फोर्स, ये भी मैंने आपको समझा दिया, राइट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ सरफेस परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा है किसी सरफेस के ऊपर, परपेंडिकुलर फोर्स जो आती है, और ये फ्रिक्शन की कैलकुलेशन में बहुत बड़ा योगदान है इसका, इसके बिना आप नहीं कर सकते। देखिए इट्स वेरी क्रूशियल, जब भी फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल करें नॉर्मल रिएक्शन ढूंढना जरूरी होता है। मैं इसको कई बार रिपीट कर चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, राइट। नॉर्मल फोर्स अगर आपने नहीं ढूंढी तो आप नहीं कर पाएंगे फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल को, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर जनरली क्या होता है, फोर्स यहां पे लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स यहां पे लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स की कैलकुलेशन कैसे करें? नॉर्मल रिएक्शन की मदद से, म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। एक फैसला और भी लेना है कि म्यू स्टैटिक है कि काइनेटिक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके बिना आप चल भी नहीं सकते हैं। जब आप चलते हैं और देयर इज नो फ्रिक्शन, देखिए जैसे आप तेल वाले सरफेस के ऊपर चलते हैं तो फिसल जाते हैं, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। ग्रिप कैसे बनेगी आपकी, राइट। और फ्रिक्शन फोर्स अगर नहीं है तो आप चल भी नहीं सकते। आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और ट्रैक्शन, व्हीकल्स के जो टायर हैं और जो रोड होती है, आपने टायर्स के ऊपर कट देखे होंगे, टायर जो होते हैं उनके ऊपर कट होता है, राइट। टायर कोई स्मूथ नहीं होता। जब टायर स्मूथ हो जाता है
तो टायर को फेंकना पड़ता है क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, ट्रैक्शन नहीं रहती, ग्रिप नहीं बनती है। ब्रेक सिंपल, राइट? आप ब्रेक मारते हैं तभी आप रुक पाते हैं। अगेन फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। यू कैन सी अ ब्रेकिंग मैकेनिज्म, किस तरह से ब्रेक काम करती है। चैप्टर जो फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर है वहां पे ब्रेकिंग एक्शन बताते हैं, जहां पे जो टायर है उससे ब्रेक आके लगती है, उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता है और टायर घूमना बंद कर देता है, राइट? अब मैं आपको एक और लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूं जो इंपॉर्टेंट है स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का मैंने वैसे बताया था आपको, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन इज, मैंने आपको बोला था, इट इज सेल्फ एडजस्टिंग। क्योंकि जब आप एक ब्लॉक है, मान लीजिए ये, और ये किसी और ब्लॉक के ऊपर है और ये आपने इसको यहां फोर्स लगाई है 10 न्यूटन की, लेकिन ये ब्लॉक हिल नहीं रहा, राइट? अगर इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये तो पक्का हो गया कि यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है एक्सटर्नल फोर्स जो आप है उसके बराबर रहती है। स्टैटिक फ्रिक्शन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एडजस्ट, अपने को एडजस्ट करता है। म्यू एस इंटू एन कब यूज करना है, इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन समझ लीजिए आप, आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, यहां पे भी 10 न्यूटन आ गया, आपने 11 न्यूटन करा, ये भी 11 न्यूटन हो गया। कहने का मतलब जो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अपने आप को एडजस्ट करती रहती है एज पर द एक्सटर्नल फोर्स। तो फिर बॉडी हिलेगी कब? अगर ये अपने आप को एडजस्ट ही करती रह जाएगी तो आप 1000 न्यूटन लगा लेंगे तो भी नहीं हिलेगा ये। लेकिन सेल्फ एडजस्टिंग की एक लिमिट है, दैट लिमिट वी वर कैलकुलेटिंग एज म्यू एस इनटू एन। मान लीजिए इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन जो है दैट इज 200 न्यूटन्स, 200 न्यूटन, तो 200 न्यूटन हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू एस जो है दैट इज 0.2 इंटू 200 is equal to 2/10 into 200 and this comes out to be 40 न्यूटन। तो आप 40 न्यूटन इज द लिमिटिंग 40, आप ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, जब तक आप 40 नहीं कर देंगे, 40 तक ये सेल्फ एडजस्टिंग रहेगा। जैसे ही आप 40 कर देंगे ये उस लेवल पे आ जाएगा, अब ये हिलने को तैयार है। अगर आपने 40 से 41 कर दिया, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। तो जब हम बोलते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एस इंटू एन है, तो हमारा मतलब होता है द हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल टू यू इज दिस, हाईएस्ट है ये। इससे कम भी स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन विच इज पॉसिबल इज म्यू एस इनटू एन। तो जब हम बोलते हैं कि फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्मल रिएक्शन, चाहे वो स्टैटिक हो या वो, तो हम स्टैटिक के केस में हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन को म्यू एस इंटू एन भी करते हैं। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन से कम लगा रहे हैं, मान लीजिए आप 39 न्यूटन लगा रहे हैं यहाँ पे फोर्स, तो यहां पे भी 39 न्यूटन ही होगी। अगर यहां पे 38 न्यूटन लगा रहे हैं तो यहां भी 38 ही होगी। लेकिन जब आप 40 पे पहुंचेंगे तो ये बॉडी जो है अपने हाईएस्ट स्टैटिक फ्रिक्शन पे पहुंच गई है, और अगर आपने अब 41 कर दिया तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा और बॉडी चलना शुरू हो जाएगी, और बॉडी के ऊपर अब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी दैट विल बी म्यू के एन। अब बॉडी हिल चुकी है, आपने मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को लगा दिया, क्रॉस कर गए आप। जैसे ही उस लिमिट को क्रॉस करेंगे ये आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ रहा है, सेल्फ एडजस्टिंग है, हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंचा। हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंचते ही थोड़ा अब बॉडी हिलने लग गई, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है, नीचे चला गया। अब जो है कैलकुलेशन करते वक्त न्यूमेरिकल के अंदर आपको क्या यूज करना है, म्यू के एन। तो जब भी हम स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बात करें, हम उसको एक्सप्लेन करें कि ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। जब तक हाईएस्ट वैल्यू नहीं आएगी तब तक ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर रहेगा। आप 10 न्यूटन लगाएं, यहाँ 20 न्यूटन लगा लीजिए, यहाँ पे 20 न्यूटन, तो यहाँ आपको 20 न्यूटन मिल जाएगा।
आप 25 लगा लीजिए, 25। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक खास तरह का फ्रिक्शन है जो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। काइनेटिक फ्रिक्शन ऐसा नहीं होता। काइनेटिक फ्रिक्शन की एक ही वैल्यू होती है, म्यू के एन। ये एडजस्टिंग नहीं होता, एक बार म्यू के और एन मालूम है तो कैलकुलेट हो जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, बदलता है, और हाईएस्ट वैल्यू उसकी होती है म्यू एस एन। उससे पहले इसकी वैल्यू होती है उतनी जितनी की आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है। मान लीजिए मैंने एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन लगाई, तो स्टैटिक फ्रिक्शन है अगर यहाँ पे, तो ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा। आपने 12 लगाई तो ये भी 12 हो जाएगा। ये एडजस्ट करता रहेगा अपने आप को, हिलने नहीं देगा बॉडी को। और इसकी हाईएस्ट वैल्यू अगर आपको पता लगानी है कि इन दो सरफेसेस के बीच में व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन अवेलेबल टू मी, जिसको ओवरकम करने पे मैं इसको हिला पाऊंगा, दैट इज म्यू एस एन। इसको ओवरकम करने पे आप बॉडी को काइनेटिक रीजन में ले आएंगे, बॉडी हिलेगी। अब एक्सप्रेशन में म्यू के एन लगाना है आपको। उम्मीद करता हूं ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको समझ में आई। ये समझ में आया कि म्यू एस एन इज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड नहीं होता, हाँ उसकी एक हाईएस्ट वैल्यू होती है जिसको ओवरकम करने पे बॉडी हिलना शुरू हो जाएगी। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स्ड होता है, लेकिन तभी आएगा जब बॉडी हिल चुकी है, तब तक वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया, आपको समझ में आया। मेरे प्लेलिस्ट है मैकेनिक्स की और फ्रिक्शन की, उसको ज़रूर देखें। उसके अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल जो हैं फ्रिक्शन के ऊपर और लॉज ऑफ मोशन के ऊपर और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जहाँ पे बहुत यूज़ होता है फ्रिक्शन का, दिए हुए हैं, सॉल्व करके दिखाए हुए पूरे न्यूमेरिकल आपको समझ में आएंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुने और क्लैरिटी रखें कि नॉर्मल रिएक्शन बहुत ज़रूरी है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी मूव करती है, सरफेस एरिया से कोई लेना देना नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेशन करना एक ट्रिकी प्रोसेस है, क्योंकि आप कई बार कई फोर्सेस एक बॉडी के ऊपर लगाते हैं और हर फोर्स अपना अपना नॉर्मल रिएक्शन दे सकती है। उन सबको ऐड करके ही आप म्यू मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रिएक्शन करें, where normal reaction is the sum of all the normal reactions on the body। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू एम ए। फ्रिक्शन ऑपोजिशनल है तो सब्ट्रैक्ट होती है एक्सटर्नल फोर्स से। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, देखें स्टैटिक फ्रिक्शन का सिनेरियो है, काइनेटिक फ्रिक्शन का सिनेरियो। किस तरह का सिनेरियो जो है डिसाइड करता है कि फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो डिसाइड करेगा। तो आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें, वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखें। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं वो भी मैंने समझा रखा है अपने इसके ऊपर। और न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी है फ्रिक्शन के, आपको बहुत सावधान रहना है सिर्फ डायरेक्शंस और वैल्यूज के अंदर। क्लैरिटी होनी चाहिए आपको फ्रिक्शन की, कॉन्सेप्ट्स की। ये वीडियो एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो था जो आपको फ्रिक्शन के बारे में सारी जानकारी देता है। इसको यूज करके कुछ क्वेश्चन आप ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं होते तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन कौन से क्वेश्चन जो आप नहीं कर पाए, और मैं आपको फिर से उसका सोल्यूशन भी दूंगा और समझाऊंगा कि कहाँ पे आपका जो है गैप था अंडरस्टैंडिंग के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।